So, good afternoon, students. Good afternoon, UPSC aspirants. Uh, अभी ये लॉकडाउन का फेज चल रहा है, कोचिंग्स आपके रेगुलर क्लासेस नहीं हो रहे हैं, आप यूपीएससी प्रिपेयर घर बैठ के कर रहे हो, तो काफ़ी सब लोग बहुत प्रेशर में हैं। और जो लोग अभी नए ग्रेजुएट हुए हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं जो यूपीएससी प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो भी कहीं कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो मुझे ऐसा लगा कि जो ऐसे नए एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो है, तो उनको एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और उन्होंने कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, ये मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। तो हम ऐसी सीरीज रखेंगे, इसमें बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो अभी हम आज यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो ये यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जो सेंट्रल सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करता है। तो इस एग्जाम में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज जो है वो सीसैट यानी हम प्रीलिम्स जिसे बोलते हैं, या सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये पहला स्टेज है। सेकंड स्टेज जो है वो मेंस एग्जाम है। मेंस एग्जाम के बाद फिर पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू। तो ऐसे 3 स्टेजेस पे एग्जाम होता है। तो ये 2 स्टेज जो होती है, पहला स्टेज जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, पासिंग मार्क्स ले रहे हैं, फिर आप मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो फिर मेंस एग्जाम और पर्सनालिटी टेस्ट के जो मार्क्स हैं, इन दोनों के मार्क्स की टोटल होगी एंड देन फाइनल लिस्ट डिक्लेयर होगी, जिसे हम ऑल इंडिया रैंकिंग बोलते हैं। और ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से आपको जो है सर्विस अलॉटमेंट होता है, जिसमें आईएएस, आईपीएस वगैरह ऐसे जो है वो हम आगे देखेंगे। सो फर्स्ट स्टेज में जो है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम सिविल सीसैट या प्रीलिम्स बोलते हैं। इसमें देखिए 2 पेपर्स होते हैं, एक जनरल स्टडीज 1 होता है और जनरल स्टडीज 2 होता है। तो ये दोनों पेपर जो है ये ऑब्जेक्टिव है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, 3 गलत होंगे तो आपके एक क्वेश्चन के मार्क जाएंगे। तो जनरल स्टडीज 1 पहले हम देखते हैं। जनरल स्टडीज 1 में करंट इवेंट्स है, नेशनल इंटरनेशनल पोर्शन, इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें आपको एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, ये आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो आपको इसके लिए हम एनसीईआरटीज, रेफरेंस बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए बोलते हैं। फिर इंडियन पॉलिटी है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह वगैरह। हमें इंडियन पॉलिटी जो हम 10th तक सिविक्स पढ़े थे, तो उसी तरह से हमें ये पॉलिटी पढ़ना है। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस पढ़ना है, एनालिटिकल बेस से पढ़ना है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसमें हमें सोशल इश्यूज पढ़ने हैं। अब सोशल इश्यूज बहुत सारे हैं, हम रेगुलरली न्यूज़पेपर में देखते हैं इश्यूज, ये हमें रेगुलरली पढ़ते रहने चाहिए। उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा। जनरल इश्यूज हैं, उसमें एनवायरमेंटल इकोलॉजी है, बायोडायवर्सिटी है एंड क्लाइमेट चेंज। इस सेंटेंस पे ध्यान मत दीजिए कि दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। हमें देखिए बहुत माइनरली हर चीज को पढ़ना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। हमारे कंसेप्ट इसमें बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शंस होते हैं, तो हम बहुत क्लोज क्वेश्चन ऑप्शंस होते हैं तो हम आंसर नहीं कर पाते। इसलिए जरूरी है कि हम माइनरली हर चीज को पढ़ें, छोटी छोटी चीजें उसमें समझने की कोशिश करें। फिर है जनरल साइंस, जिसमें हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके लिए हमें 8, 9, 10 का जो एनसीईआरटी होता है, सीबीएसई बोर्ड का जो बुक होता है, वो पढ़ना जरूरी है। बाकी करंट बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स के लिए हम न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, न्यूज़ सुनेंगे, इंडिया ईयरबुक पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, या बाकी जो इश्यूज हमें कई सोर्सेज से मिलते हैं वो। तो ऐसा ही जनरल स्टडीज पेपर 1 हो गया। इसमें जैसे मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव होता है, नेगेटिव मार्किंग है, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं। तो हमें कट ऑफ जो है इस पेपर में
वो 100 के आसपास आता है, कभी 98 आता है, कभी 106 आता है, कभी 102 आता है। तो उस हिसाब से आपको इस पेपर में स्कोर करना है। फिर जनरल स्टडीज 2 पेपर है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है। इसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है, रीजनिंग होता है और मैथ्स होता है। तो मैक्सिमम पार्ट जो है वो कॉम्प्रिहेंशन है। तो पैसेजेस होते हैं, इंग्लिश में पैसेजेस होते हैं, उसमें फिर क्वेश्चंस होते हैं, नीचे ऑप्शंस 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंशन ही मैक्सिमम पार्ट है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, आपका रेगुलर रीडिंग है, तो आप इसी पे ही ये स्कोर कर सकते हैं। फिर जनरल, फिर रीजनिंग है, फिर मैथ्स है। मैथ्स का देखिए 10th लेवल के मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रेन के वगैरह जो क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो 80 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स इस पेपर में आपको। ये पेपर इसमें क्वालिफाइंग है, इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लेने। यहाँ 33% मार्क्स लेने हैं, यहाँ कट ऑफ देखा जाएगा कि आपका जो कट ऑफ आ रहा है उसके ऊपर मार्क्स है या नहीं, तो आप फिर मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। दोनों की टोटल नहीं होगी, जैसे 400 मार्क्स में से कट ऑफ नहीं निकाला जाएगा, यहाँ आपके क्वालिफाइंग मार्क्स और यहाँ जो भी कट ऑफ आएगा, 100 आएगा, 102 आएगा, 106 आएगा, 116 आएगा। जनरली 100 के आसपास, 105, 106 के आसपास ये स्कोर आता है। तो ऐसा ही सीसेट या प्रीलिम्स एग्जाम है, ये एक दिन में दोनों पेपर हो जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, ये ध्यान में रखिए। फिर सेकंड स्टेज जो है, सेकंड स्टेज ऑफ एग्जाम ये है कि इसमें मेंस एग्जाम है। इसमें टोटल 9 पेपर्स होते हैं और सारे पेपर आपको लिखने हैं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें देखिए टोटल 9 पेपर्स है, 2 पेपर जो है इंग्लिश और एक इंडियन लैंग्वेज, ये क्वालिफाइंग पेपर्स है। आपको सिर्फ इन 2 पेपर में क्वालिफाई करना है। 25% मार्क्स आपको इन 2 पेपर में लेने हैं। जैसे 300 मार्क्स के 2 पेपर हैं, इसमें आपको 75 मार्क्स लेने हैं। यहाँ अगर आपने 75% मार्क्स ले लिए तो आपके बाकी पेपर जो है वो चेक होंगे, अदरवाइज बाकी पेपर चेक नहीं होंगे। तो इन दोनों पेपर में आपको, जैसे इंग्लिश है तो वही इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश विषय, इसमें एसे, लेटर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, ये आपको दोनों पेपर में रहेगा। इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही वो कंपलसरी है। इंडियन लैंग्वेज में आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं, जैसे मराठी है या हिंदी लेना है, गुजराती लेना है, तेलुगु, मलयालम या कोई भी जो लैंग्वेजेस इसमें बोले, तो वो एक आपको पेपर लेना है। यहाँ आपका 8th स्टैंडर्ड तक या 10th स्टैंडर्ड तक जो भी सब्जेक्ट रहा हो, मराठी रहा हो, हिंदी रहा हो, संस्कृत रहा हो, तेलुगु रहा हो, गुजराती रहा हो, ऐसे जो भी आपका लैंग्वेज रहा हो, वो आप यहाँ पेपर दे सकते हैं। यहाँ आपको सिर्फ 25% मार्क्स ले रहे हैं और सिर्फ पासिंग है, क्वालिफाइंग। उसके मार्क्स टोटल स्कोर जो है वहाँ ऐड नहीं होंगे। फिर है एसे का पेपर, इसमें आपको 2 सेक्शन रहेंगे। एक सेक्शन में 4 एसे होंगे, दूसरे सेक्शन में 4 एसे होंगे। तो एक सेक्शन से हमें एक एसे लिखना है, दूसरे सेक्शन से एक, ऐसे 2 एसे लिखने हैं। 250 मार्क्स का पेपर है। इसमें जो मार्किंग है वो 100, 140, 170 ऐसे मार्क्स इसमें मिलते हैं। देन है जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 जनरल स्टडीज के यहाँ पेपर्स होंगे। ये सब अलग अलग पेपर्स होंगे। तो जनरल स्टडीज 1 में देखिए आपको मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको हिस्ट्री दिख रहा है, ज्योग्राफी दिख रहा है। तो इसमें हमें वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ ऐड हो रहा है, जैसे हमने प्रीलिम्स में देखा था कि वहाँ हिस्ट्री ऑफ इंडिया था, तो हमें वहाँ एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडिया पढ़ना था, लेकिन हमें यहाँ जो है वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ना है ऐसा नहीं है, जो स्पेसिफिक है वो चीजें हमें हिस्ट्री में पढ़नी है। उसमें एक एनसीईआरटी बुक है, एक कोई आप रेफरेंस बुक उसके लिए फॉलो कर सकते हैं। तो एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर है ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो हमें ज्योग्राफी में भी, हम प्रीलिम्स में ज्योग्राफी पढ़ ही रहे हैं, कुछ और टॉपिक्स हम मेंस के लिए पढ़ेंगे। करंट रिलेटेड क्वेश्चन भी ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं।
तो ऐसा ही हम सोच सकते हैं कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का ये जनरल स्टडीज 1 पेपर है। इसमें कभी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 25 पूछे जाते हैं, तो 250 मार्क्स का ये भी पेपर। फिर जनरल स्टडीज 2 पेपर है जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो हमें यहाँ इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो काफी सारे टॉपिक्स आपको दिखेंगे। तो इसमें सोशल इश्यूज भी आते हैं। अब हम आप बाकी पेपर पे जैसे देखेंगे तो आपको सोशल इश्यूज रिलेटेड दिखेंगे। तो जनरल स्टडीज 2 में आपको इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस आपको यहाँ पढ़ना है। तो ये भी 250 मार्क्स का पेपर है। इसमें भी कभी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जनरल स्टडीज 3 पेपर है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बायोडायवर्सिटी है, एनवायरनमेंट है, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें आपको साइंस पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़नी है, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है। तो इसमें भी आपको सोशल इश्यूज के भी कई टॉपिक्स यहाँ दिखाई देंगे। फिर है जनरल स्टडीज 4। ये पेपर 2013 में इंक्लूड किया गया था, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है। ये कोई मैथ्स का पेपर नहीं है, ये हम करंट बेस्ड पेपर बोल सकते हैं, या आपका डिसीजन मेकिंग या आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है, आप करंट इश्यूज के लिए कितना अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उस पे पेपर है। तो इसमें देखिए ई गवर्नेंस, कोड ऑफ कंडक्ट, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म, ऐसे टॉपिक्स इसमें रहेंगे। तो हमें रेगुलरली वैसे इश्यूज हमें पढ़ने हैं। तो ऐसे जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स होंगे। फिर है ऑप्शनल सब्जेक्ट। एक आपके चॉइस का एक सब्जेक्ट आपको लेना है जिसके पेपर 1 और पेपर 2 पेपर। यहाँ 2 सब्जेक्ट नहीं लेने, एक ही सब्जेक्ट लेना है आपके चॉइस का। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं आपको आगे सब्जेक्ट्स कौन से वो बताऊंगा। तो एक सब्जेक्ट लेना है जिसके पेपर 1 और पेपर 2 से 2 पेपर होंगे। तो ऐसे ये भी 250 मार्क्स, 250 के 2 पेपर होंगे। तो ऐसा क्वालिफाइंग पेपर्स और ये बाकी पेपर्स 7 पेपर्स। तो 7 पेपर्स का टोटल होता है 1750 मार्क्स। तो यहाँ 1750 मार्क्स वो पेपर के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। क्वालिफाइंग सेक्शन जो है इसके मार्क्स 1750 में काउंट नहीं किए गए। तो 1750 में से आपका जो स्कोर आता है, जैसे 700 750 के आसपास कट ऑफ जा रहा है, तो 750 के आसपास 800 के बीच, 700 to 800 के बीच में जो कट ऑफ जा रहा है, उतने मार्क्स आपको आ गए तो आप पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। तो पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू जो जिसे हम बोलते हैं, ये होगा पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू होगा। फिर इंटरव्यू में जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, 160 मिलेंगे, 170 मिलेंगे, 200 मिलेंगे या 140 मिलेंगे, जो भी मार्क्स आएंगे वो रिटन टेस्ट जो है मेंस में वो ऐड हो जाएंगे। फिर दोनों के मार्क्स की टोटल होगी और 2025 में से जो भी आपका स्कोर आएगा उससे फिर मेरिट लिस्ट या ऑल इंडिया रैंकिंग लगेगी। और फिर ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से आपको जो है सर्विस अलॉटमेंट होगा। तो इतने यहाँ सर्विसेज होते हैं। आईएएस जिसे हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बोलते हैं, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस जो है, पुलिस सर्विस है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस है, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, रेवेन्यू सर्विस में कस्टम्स सर्विस, एक्साइज, डिफेंस सर्विस है, डिफेंस अकाउंट सर्विस है, ऐसे 23 सर्विसेज हैं। ये सारे सुपर क्लास 1 के पोस्ट होते हैं। अभी यहाँ आपको चॉइस भी देना है, आपका प्रेफरेंस भी देना है कि अगर आपको मार्क्स मिलते हैं और आपको तो इसमें आपको मेंस का फॉर्म भरते वक्त ही आपको यहाँ प्रेफरेंस देना है कि अगर आप आईएएस को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं या आईपीएस को फर्स्ट देना चाहते हैं या आईएफएस को, ऐसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आप जितने चाहें मतलब जितने सर्विसेज उतने प्रेफरेंस दे सकते हैं, सीक्वेंस दे सकते हैं। जैसे हम कॉलेज का सीक्वेंस देते हैं कि भाई हमें ये कॉलेज नहीं मिला था, हमें ये कॉलेज, उस तरह से हमें यहाँ चॉइसेस देने हैं, प्रेफरेंस देने हैं। तो यहाँ हम ऑप्शनल सब्जेक्ट देखना चाहेंगे, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत जरूरी है, बहुत क्रूशियल है। जीएस में जो है आउट ऑफ 250 लोगों का स्कोर 100, 110, 120 के आसपास एक पेपर में जा रहा है, 70 to 120 के बीच में जा रहा है। तो स्कोर जो है हमें ऑप्शनल है क्योंकि हमारा ये चॉइस का सब्जेक्ट ये है,
हम अपने पसंद से वो सब्जेक्ट ले रहे हैं, मतलब हमें इंटरेस्ट उसमें होगा, हम बहुत अच्छी तरीके से उसे पढ़ेंगे, तो हमारा यहाँ मैक्सिमम स्कोर आना ज़रूरी है। तो हमारा मतलब वो रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर ऐसा है कि हमें अगर अच्छे रैंकिंग में आना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो हम यहाँ स्कोर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो अवेलेबल इसमें है, ये जो चॉइस दिए हुए हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से कोई सब्जेक्ट या लिटरेचर में से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट लेना है। जैसे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट चाहते हैं तो उनको सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऐसे 3 इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट यहाँ है। साइंस के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, मेडिकल साइंस सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, मैनेजमेंट है, बॉटनी, केमिस्ट्री वगैरह, इतने सारे सब्जेक्ट्स में। ये जो स्माइली किए हुए हैं ये पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं। जो मैक्सिमम लोग जो है ये एंथ्रोपोलॉजी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, फिलोसॉफी है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट लोग प्रेफर करते हैं। और हम रिजल्ट में भी देखते हैं कि काफ़ी सारे इन्हीं सब्जेक्ट्स में लोग सिलेक्ट जो होते हैं, उनके ऑप्शनल अगर हम देखते हैं तो यही सब्जेक्ट हमें दिखते हैं। अब इसमें स्माइली किए हुए जो है पॉपुलर है। अब इसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट है वो जीएस में भी हमें कई बहुत तरीके से हेल्प करता है। जैसे हमने जनरल स्टडीज के पेपर्स देखे हैं, प्रीलिम्स में देख लीजिए, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सोशल इश्यूज है। मेंस में देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, यहाँ सोशल इश्यूज। तो ये सब्जेक्ट जो है वो हमें जनरल स्टडीज में कहीं ना कहीं वो हेल्प करते हैं, उतना हमारा जनरल स्टडीज का टाइम बच जाता है। लेकिन डेफिनेटली इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट में। जब इंटरेस्ट रहेगा तभी हम उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकेंगे। तो आप ऑप्शनल जो डिसाइड करना है उसके लिए 3 क्राइटेरिया जो है या 4 हो सकते हैं, उसको आपको फॉलो करना है। जैसे सबसे ज़रूरी है कि उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो कुछ समय बाद आप बोर हो जाएंगे, आप जो इजी वे है पढ़ने का उसको ही फॉलो करेंगे। अगर इंटरेस्ट रहेगा तो आप उसमें बहुत इनोवेटिवली पढ़ेंगे, बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो इंटरेस्ट बहुत क्रूशियल है। सेकंड जो है वो गाइडेंस और मटेरियल उसका अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर गाइडेंस और मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो बहुत कंफ्यूजन होता है, भागते रहना पड़ता है इधर उधर। तो इसलिए ये भी ऑप्शन, मतलब ये चीज़ देखना भी हमें बहुत ज़रूरी है। तीसरा है कि भाई अगर वो जनरल स्टडीज में हेल्प करता है तो एक थोड़ा एडवांटेज होता है, उतना हमारा जनरल स्टडीज का समय हमारा बच जाता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ ऑप्शनल में सोच सकते हैं। तो इसमें से कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन ऑप्शनल डिसीजन लेते वक्त ये जो क्राइटेरिया हैं ये तो हमें सोचने ही है, लेकिन हमें लोगों का गाइडेंस लेना है। तो भाई हम अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं तो भाई मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करना है या ज्योग्राफी करना है या एंथ्रोपोलॉजी करना है, ऐसा ना करते हुए पहले आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा पढ़िए। मतलब जिन लोगों ने उस सब्जेक्ट में एग्जाम क्रैक किया हुआ है आप उनसे मिलिए, उनके ओपिनियन लीजिए। वो कोई आपको बुक्स रेफर करने के लिए बोलेंगे, उसको रेफर करिए 10-15 दिन में। वो कुछ क्वेश्चंस बताते हैं या प्रीवियस क्वेश्चन आप लिख के आंसर्स लिख के आप उनसे मिलिए, उनको आंसर दिखाइए, डिस्कस करिए कि कितना आपका उसमें एप्टीट्यूड है, आप कितने अच्छे तरीके से उसको लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे। तो ऐसे जाके आपको 2 सब्जेक्ट कंसीडर करके फिर एक सब्जेक्ट फाइनलाइज करना है। तो ऐसा ये सब्जेक्ट्स हैं। लिटरेचर में अगर आपको जाना है, अगर आपका इंटरेस्ट है मतलब उर्दू में, पंजाबी में, संस्कृत, काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं, हिंदी है, हिंदी लिटरेचर है, मराठी लिटरेचर है, तमिल लिटरेचर है, सिंधी लिटरेचर है, ऐसे सारे लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर भी है। तो आप अगर आपका लिटरेचर में इंटरेस्ट है, आपका
क्वालिफिकेशन जो है आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर लिटरेचर में किया है तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन वही पैटर्न आपको फॉलो करना है कि उसी वे से आपको जाके वो डिसीजन लेना है। उसके लिए बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि 500 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। बाद में हमें ऑप्शन चेंज करने की नौबत ना आए। तो ऐसे ही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ये सर्विसेज मैंने आपको बता दी। इसमें हमें कैडर प्रेफरेंस भी होता है, स्टेट जो हम प्रेफर करते हैं उसमें आईएएस और आईपीएस के लिए। तो हम जब मेंस का फॉर्म भरते हैं तब हमें यहाँ ये ऑप्शंस भी देने होते हैं कि अगर आईएएस मिलता है तो हम कौन से स्टेट, महाराष्ट्र फर्स्ट प्रेफरेंस या यूपी फर्स्ट प्रेफरेंस या पंजाब फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, सेकंड किसको देंगे, एमपी को देंगे, यूपी को देंगे, तमिलनाडु को देंगे। अगर आईपीएस मिलता है तो हम कैसे प्रेफरेंस देते हैं वो भी हमें यहाँ मेंशन करना है। फिर देखिए इसमें एलिजिबिलिटी जो होती है, तो जो मिनिमम एज एंड मैक्सिमम एज लिमिट क्या होता है, अटेम्प्ट्स कितने होते हैं, हम ये यहाँ हम देखेंगे। तो देखिए जनरल कैटेगरी जो होती है इसमें कैटेगरी वाइज एज लिमिट दी हुई है। तो जनरल कैटेगरी के लिए देखिए सारे कैटेगरीज के लिए 21 इयर्स मिनिमम एज लिमिट है। 1 अगस्त का जो डेट है तब तक आपका 21 इयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो लोग एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं। और जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है 32 इयर्स है। पहले 30 इयर्स ही था, लेकिन 2014 में इसको 32 इयर्स कर दिया गया। और अटेम्प्ट जो है वो 6 अटेम्प्ट्स कर दिए गए। पहले वो 2013 तक 4 अटेम्प्ट्स थे, तो उसको 6 अटेम्प्ट्स किया गया। तो जनरल कैटेगरी के लिए 32 इयर्स एज लिमिट है और 6 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं, मतलब 6 बार आप प्रीलिम्स एग्जाम दे सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो है वही 21 इयर्स मिनिमम एज लिमिट है, 35 इयर्स मैक्सिमम, यानी 3 इयर्स का एग्जामिनेशन यहाँ ओबीसी कैटेगरी के लिए मिलता है। और 9 अटेम्प्ट लिमिट जो है 9 इयर्स तक, 9 अटेम्प्ट्स तक 9 बार आप ये एग्जाम दे सकते हैं। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 37 एज लिमिट है। अटेम्प्ट्स का यहाँ लिमिट नहीं है, लेकिन एज लिमिट 37 इयर्स तक यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए इस एग्जाम का जो नोटिफिकेशन जो है वो जनवरी या फरवरी में आता है। जैसे अभी इस साल फरवरी में आया था, इस साल फरवरी में आया था नोटिफिकेशन। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज या सारे नेशनल न्यूज़पेपर में ये नोटिफिकेशन आता है। ये आप यूपीएससी की जो वेबसाइट है www.upsc.gov.in, इस वेबसाइट पे आप इसका नोटिफिकेशन आता है। इसका फॉर्म भी हमें वही भरना है। प्रीलिम जो है जैसे अभी इस साल 31 मई को होने वाली थी, जो कोरोना कोविड-19 की इशू की वजह से वो पोस्टपोन हो गई और जून अक्टूबर में होगी। रिजल्ट जो है इसका जुलाई या अगस्त के बीच में आ जाता है। मेंस एग्जाम फिर अक्टूबर में होती है। मेंस का रिजल्ट फरवरी तक आ जाता है। इंटरव्यू जो है वो मार्च के सेकंड वीक में स्टार्ट हो जाते हैं और मई तक ये इंटरव्यू खत्म हो जाते हैं और फाइनल रिजल्ट मंथ ऑफ मई में आ जाता है। फिर नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए आपको फिर रेडी रहना है। अगर आपका रिजल्ट जो आएगा, अगर आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो आपको फिर से प्रीलिम्स के लिए अपीयर होना है। कुछ लोग अगर एग्जाम में क्रैक हुए हैं, वो ऑल इंडिया रैंकिंग में है, ऑल इंडिया रैंकिंग में है, और अगर जो हमें सर्विस चाहिए थी अगर वो नहीं मिली और हम किसी और सर्विस हमें मिल रही है, अगर हमारा रैंकिंग कम है, तो हम और एग्जाम अपीयर कर सकते हैं। यहाँ आईएएस और आईएफएस फॉरेन सर्विस, इन दोनों सर्विस अगर आपको मिलती है और आपको कैडर जैसे कोई स्टेट मिला है, अगर आपको वहां नहीं जाना है तो आपको रिजाइन करके फिर एग्जाम अपीयर करना पड़ता है। आप सर्विस पे रहकर एग्जाम अपीयर नहीं कर सकते। बाकी सर्विसेज में आप फिर अप्लाई करके एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं। ट्रेनिंग में जैसा ट्रेनिंग स्टार्ट होता है अगस्त में एक बैच शुरू हो जाता है। अगस्त में बैच शुरू हो जाता है ट्रेनिंग जो है, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो वहां आप एग्जाम करके फिर यूपीएससी का एग्जाम अपीयर करके दिसंबर में अपने एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एग्जाम होता है। इसमें पढ़ना जो है वो जीरो से स्टार्ट करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप आर्ट्स ग्रेजुएट है और आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, फिर भी हमें अब नए तरीके से उसको पढ़ना है। पहले हमने कॉलेज के लिए एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा है, लेकिन अभी हमें
बहुत एनालिटिकल वे से अंडरस्टैंडिंग हमारा उसमें डेवलप करना है, थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, उस तरीके से हमें उसको पढ़ना है। तो एनसीईआरटी की जो बुक्स है हमें 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक पढ़नी है। उसमें आप हिस्ट्री की पढ़िए, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी पढ़िए, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़िए, एनवायरनमेंट की एनसीईआरटी पढ़िए, साइंस की 8, 9, 10 की आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी है, उसको पढ़िए। रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, या आप कोई न्यूज़ चैनल फॉलो करते हैं या कोई सोर्स से आप यूज करते हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एग्जाम अपीयर करना है। तो अगर कुछ क्वेरीज आ रही तो आप उसमें मैसेज बॉक्स में मुझे मैसेज भेज सकते हैं। ये स्टार्ट जो है इस एग्जाम का प्रिपरेशन जो है वो हमें ग्रेजुएशन में ही शुरू कर देना चाहिए। अगर कोई इंजीनियरिंग में है, कोई मेडिकल साइंस मेडिकल एजुकेशन ले रहा है, या जहाँ भी कि वो उनका शेड्यूल बहुत टाइट है, मतलब रेगुलर कॉलेजेस होते हैं, ट्यूशंस भी लगाने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, टाइम नहीं मिलता है, तो ठीक है। लेकिन अगर हमें टाइम मिल रहा है कॉलेजेस से या हमें तो हम पढ़ सकते हैं। तो हमें अगर आपको यूपीएससी प्रिपेयर करना है तो ग्रेजुएशन से ही वो शुरुआत हो जानी चाहिए। जो स्टूडेंट आर्ट्स कर रहे हैं उन्होंने 11th स्टैंडर्ड से ही यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू अपना प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। ना कि ये कि भाई हम ग्रेजुएट हो जाएंगे बाद में हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे, एग्जाम तो बाद में ही देना है, ऐसा बिल्कुल ही मत करिए। ग्रेजुएशन के साथ ही आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जितना आपको ज़्यादा टाइम पढ़ने के लिए मिलेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका थॉट प्रोसेस होगा। और यूपीएससी के एग्जाम में अभी थॉट प्रोसेस पे ही ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन शुरू रखिए। आपको सोर्सेस अभी काफ़ी अवेलेबल है, बुक्स हर जगह मिल जाती है, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं, इंटरनेट पे भी काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग बहुत ज़रूरी है, अच्छे से रीडिंग करिए, प्रैक्टिस करिए। ग्रुप स्टडी बहुत ज़रूरी है। ग्रुप स्टडी मतलब ऐसा नहीं कि हम रोज़ ग्रुप में पढ़ रहे हैं, साथ में एक आदमी पढ़ रहा है बाकी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। हम जो इश्यूज पढ़ते हैं, हम उस इश्यूज के बारे में क्या सोचते हैं, उसके लिए हम वीक का एक डे डिसाइड कर सकते हैं कि ग्रुप में हम इस दिन बैठेंगे और उस दिन आप वो इशू आप सब लोग बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। रेगुलर प्रीवियस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें क्वेश्चन देख लेना बहुत ज़रूरी है। उसका भी आप कंसल्टेशन कर सकते हैं कि क्वेश्चन हम कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसके क्वेश्चंस हम देख लें, उसका सिलेबस देख लें कि उस सिलेबस में क्या बोला है, फिर उसको एनसीईआरटीज में पढ़ लें, फिर हम रेफरेंस बुक में उसी टॉपिक को रेफरेंस बुक में देख लें, उसका और क्या मटेरियल न्यूज़पेपर्स में कुछ आया है क्या, रिसेंट इश्यूज में कुछ है क्या, ऐसा भी हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है उसका अंडरस्टैंड करिए, उस पर काम करिए। एकदम चेंज करने की कोशिश मत करिए, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करिए। रात भर पढ़ने की आदत है तो उसको भी थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव आप स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से है। नेक्स्ट हम स्टेट सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मतलब ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, तो लाइक करिए, मैसेज डालिए। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।